तो क्या मोहन यादव का इस्तीफा होने वाला है? बीजेपी के ही कुछ लोग ऐसा माहौल बनाए हुए हैं। एमपी के मुख्यमंत्री को लेकर बवाल मचा हुआ है। मामला ओबीसी रिजर्वेशन का है। सोशल मीडिया पर तो आग लगी है, आग। एक साइड समर्थन में ताल ठोक रही है तो दूसरे साइड वाले उन्हें हिंदू विरोधी बता रहे हैं। पिछले कई घंटों से कैंपेन चल रहा है। मोहन लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? मजे की बात तो ये है कि उनके बचाव में अब विपक्ष के कई लोग भी आने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं राजधानी। राजधानी में आज सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर जारी विवाद की। फिर बताएंगे बाहुबली नेता राजा भैया ने सबके सामने अपनी पत्नी से क्या कह दिया, और जानेंगे अमित शाह से मुलाकात के बाद क्या है भोजपुरी स्टार पवन सिंह की तैयारी। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। इसी 8 अक्टूबर से इस मामले पर हर दिन सुनवाई होगी। एमपी सरकार के 27% ओबीसी रिजर्वेशन देने के फैसले को चुनौती दी गई है। ये आरक्षण लागू हुआ तो फिर एमपी में रिजर्वेशन का कोटा 73% तक हो सकता है, जबकि 50% से अधिक आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगी है। अभी एमपी में आरक्षण की व्यवस्था इस तरह से है। ओबीसी 14%, एमपी में आदिवासी समाज मतलब एसटी को 20%, दलित यानी एससी को 16% और आर्थिक रूप से गरीब जनरल कैटेगरी मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। ताज़ा विवाद आरक्षण बढ़ाने के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में एमपी सरकार की तरफ से पेश किए गए हलफनामे यानी एफिडेविट को लेकर है। इसी एफिडेविट में कही गई कुछ बातों से लोग भड़के हुए हैं। प्रधानमंत्री को टैग कर लोग सोशल मीडिया में भड़ास निकाल रहे हैं। ओबीसी के लिए रिजर्वेशन बढ़ाना क्यों ज़रूरी है, इसके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कुछ रिपोर्ट पेश की है। महाजन रिपोर्ट भी इनमें से एक है। इस रिपोर्ट में ओबीसी के लिए 35% आरक्षण की सिफारिश की गई थी। एमपी में करीब 48% ओबीसी आबादी है। कहा जा रहा है कि 15,000 पन्नों की महाजन आयोग की रिपोर्ट है। सारा विवाद 10 पन्नों पर है, पेज नंबर 1215 से लेकर 1225 तक। इसमें भगवान राम को घनघोर जातिवादी बताया गया है। उन्हें दलितों का उत्पीड़न करने वाले के रूप में पेश किया गया है। रिपोर्ट की माने तो भगवान राम ने शंभूक का वध किया जबकि वे तपस्या कर रहे थे। छोटी जाति का व्यक्ति अच्छा काम करे, इसे धार्मिक व्यवस्था के खिलाफ माना गया। शंभूक दलित थे। इसी तरह महाभारत के एकलव्य प्रसंग का जिक्र है, जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य को इसीलिए शिक्षा नहीं दी क्योंकि वे ब्राह्मण या ठाकुर कुल से नहीं थे। बीजेपी समर्थकों का आरोप है कि एमपी की मोहन यादव सरकार हिंदू विरोधी है, राम विरोधी है, वो विपक्ष के एजेंडे पर चल रही है। सोशल मीडिया में बीजेपी समर्थकों ने मोहन यादव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। एमपी सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट और टिप्पणियों को भ्रामक और झूठ बताया है। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। तो जो भी बातें कही जा रही हैं वो महाजन कमेटी से जुड़ी हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रामजी महाजन ने 1983 में रिपोर्ट दी थी, तब कांग्रेस की सरकार थी। इसी रिपोर्ट को जबलपुर हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण के समर्थन में दाखिल किया गया था। ये बात अब से 6 बरस पहले की है। एमपी में तब कमलनाथ की सरकार थी। तब कांग्रेस सरकार ने ओबीसी का रिजर्वेशन 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया था, पर बाद में हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। बीजेपी समर्थकों के एक गुट का कहना है कि अगर मोहन यादव की सरकार हिंदू विरोधी नहीं है तो फिर महाजन आयोग की रिपोर्ट से खुद को अलग क्यों नहीं कर लेती है। इसी बात पर विवाद है। बात यहीं खत्म नहीं होती है। बीजेपी समर्थकों के एक गुट ने इस मामले को हिंदू बनाम मुसलमान भी बना दिया है। ओबीसी कोटे से जिन्हें आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव है, उनमें मुस्लिम समाज की 38 जातियां भी हैं। अब इसी प्रस्ताव पर विवाद शुरू हो गया है। अब चलिए एमपी से यूपी। बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के घर का झगड़ा अब सड़क पर आ गया है। उनका अपनी पत्नी भानवी सिंह से विवाद है। तलाक और संपत्ति का मामला कोर्ट में चल रहा है। बीते कुछ महीनों से दोनों अलग अलग रह रहे हैं। भानवी सिंह ने राजा भैया पर अवैध हथियार रखने का आरोप लगाया था। उन्होंने कई सारे हथियारों का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें कहा था कि अवैध हथियारों की फॉरेंसिक जांच कराई जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंपी जाए ताकि लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ ना हो। नवरात्रि का पावन अवसर है। मुझे उम्मीद है न्याय, सत्य और बेटियों की पुकार को माननीय प्रधानमंत्री जी
केंद्रीय गृह मंत्री जी और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सुनेंगे। पत्नी भानवी सिंह के आरोपों पर राजा भैया अब तक कुछ नहीं बोले हैं, पर विजयादशमी के दिन उन्होंने सैकड़ों हथियारों की पूजा कर जवाब दे दिया है। शस्त्र पूजन का ये कार्यक्रम राजा भैया के पैतृक घर प्रतापगढ़ के बेती पैलेस में आयोजित किया गया। उनके दोनों बेटे उनके साथ रहे। भगवे रंग की पगड़ी पहनकर राजा ने हनुमान मंदिर के ठीक सामने सैकड़ों हथियारों की पूजा की। राजा भैया पहले ये काम अपने परिवार संग करते थे। मीडिया की एंट्री नहीं होती थी, पर राजा भैया ने पहली बार सार्वजनिक रूप से शस्त्रों की पूजा की। इस मौके पर उन्होंने अपने समर्थकों को भी बुलाया, उनसे हथियार भी मंगवाए। राजा और उनके परिवार के नाम ही 30 से अधिक लाइसेंसी हथियार हैं। इलाके के सभी पत्रकारों को बुलाया गया। एक तरह से राजा ने हथियारों की पूजा कर शक्ति प्रदर्शन किया और दिल्ली में रह रही अपनी पत्नी भानवी सिंह को भी संदेश दे दिया। राजा भैया की अपनी एक पार्टी है जिसका नाम है जनसत्ता दल। इस पार्टी के 2 विधायक हैं। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार में राजा मंत्री भी रह चुके हैं। अब बात उनकी जिनकी बीजेपी में नए सिरे से एंट्री की चर्चाएं हैं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के बारे में आपने नई खबर सुनी क्या? बीजेपी में उनकी वापसी हो चुकी है। पर ये हैं कहाँ? ये मत समझिएगा कि उन्होंने बिहार में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। हाँ, प्रचार की तैयारी में ज़रूर जुट गए हैं। भाई साहब अभी लखनऊ में हैं। चुनाव प्रचार के लिए पवन सिंह ने एक महंगी चमचमाती गाड़ी खरीद ली है, सफ़ेद रंग की टोयोटा लैंड क्रूजर। विजयादशमी के दिन उन्होंने ये गाड़ी ली है, वो भी अपने नाम पर। पवन सिंह अपनी मां के संग लखनऊ में सन्नी टोयोटा के शोरूम पर पहुंचे। करीब 3 करोड़ की गाड़ी की चाबी खुद ली। पवन सिंह ने केक काटा, केक खाया भी और खिलाया भी। फिर अपनी मां को फ्रंट सीट पर बिठा खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए निकल गए। इसी हफ्ते पवन सिंह ने दिल्ली में सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। पिछले लोकसभा चुनाव में वे कुशवाहा के खिलाफ ही खड़े हो गए थे। इस चक्कर में एनडीए को 4 सीटों का नुकसान हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी वे मुलाकात कर चुके हैं। अब बस इंतजार पार्टी हाईकमान के आदेश का है। राजधानी में आज की सत्ता की कहानियां यहीं तक। आखिर में एक बात, त्योहारों के मौसम में घर से दूर काम के बीच अक्सर घर के त्योहार याद आते हैं। आंखों के सामने तैर जाती हैं वो सारी पुरानी यादें जो गांव घर के आंगन में बसी हैं। बाबा आजी के किस्से, मम्मी की कहानियाँ, नानी का वो घर जो नानी के जाने के बाद नानी का घर नहीं रहता, मामा का घर हो जाता है। गांव घर के ऐसे ढेरों किस्से जो शहर की भागदौड़ के बीच कहीं पीछे छूट गए। सुनिए सौरभ द्विवेदी और गिरजा ओक के साथ घर जैसी बातें, 4 अक्टूबर दोपहर 2 बजे लल्लन टॉप पर। एक बात और, लल्लन टॉप पर हर रोज पब्लिश हो रही बिहार के उन किरदारों की कहानियां भी देख सकते हैं जो संघर्ष और जिजीविषा की मिसाल है। 4 अक्टूबर शाम 5 बजे देखिए उस शख्स की कहानी जिसने 1100 करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी कर दी। राजधानी का ये एपिसोड अब विराम ले रहा है। सोमवार को मुलाकात होगी। इस एपिसोड को बनाने में हमारी मदद की साथी शुभम ने। बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।